अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिज़ीज़ के बारे में डिटेल से, किसी भी डिज़ीज़ होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलजे, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में हम आपको आगाही फराम करते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ डिज़ीज़ के डॉक्टर्स के साथ वो लोग भी आते हैं जिन्होंने मेडिकल की फील्ड में किसी भी शोबे में स्पेशलाइजेशन किया होता है, और इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने मेडिकल के शोबे में खिदमत खल्क के लिए कोई अहम किरदार अदा किया होता है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो डेंटिस्ट्री के हवाले से बड़ा अहम टॉपिक है, अहम शोबा है। और आज के जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। आज के जो पहले मेरे गेस्ट मौजूद हैं, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हमारे साथ मौजूद है। अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा सेंटर, सिविल हॉस्पिटल एंड डॉ यूनिवर्सिटी में भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। इसके साथ मेरे जो अगले गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर तलहा खिजरी, प्रोफेशन वाइज वो भी डेंटिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमारे जो डॉक्टर हैं डॉक्टर तलहा, वो बेसिकली अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से कई सालों से वाबस्ता हैं, और जो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी डेंटल कैंप्स लगाती है उस टीम के सरबरा भी हैं, और इसके साथ साथ अल्तमश यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के तौर पे भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तो आज के अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने मेहमान से सवालात करके। सबसे पहला मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है कि आप चूँकि मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, बेसिकली ये मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या होता है, इसका क्या काम होता है, और इसको किस तरीके से ये जो है वो सर्जरीज करता है? जी डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो वो अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। डॉक्टर सादिया, जैसे आपने पूछा कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्या होती है, तो एक्चुअली ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो है वो मुंह और चेहरे जबड़े के जो हैं वो उसके प्रॉब्लम्स को डील करती है। और ये एक्चुअली जिसमें जो तेज़ी एक तरह की आई, जो ग्रोथ हुई उसमें, वो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हुई। और इसका जो पाकिस्तान में है उसकी स्टार्टिंग जो है वो लेट 70s और 80 के स्टार्टिंग में काफ़ी तेज़ी से होने लगी। यहाँ पे हम जो हैं वो इसमें ख़ास तौर पे चेहरे में जैसे कि फ्रैक्चर्स वगैरह हो गए, उनका इलाज हो गया, ओरल कैंसर्स हो गए, और इसके अलावा चेहरे या जबड़े जिनके कुछ जो है वो टेढ़े हों या बड़े हो, उनको सीधा किया जाता है सर्जरीज के थ्रू। ओरल कैविटी में जैसे कि दांतों के मसले होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सेल्फ किया जाता है। अच्छा, इसको कहा जाता है मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ठीक है नाज़रीन, हम बात करें कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता क्या है, हम अगर इस चीज़ को जाने तो हमारा जो फेस की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज होती हैं, जैसे अल्लाह ना करे कोई पैदाइशी तौर पर किसी के साथ कोई नुक्स हो या कोई हादसा पेश आ जाए, एक्सीडेंटल कंडीशन हो जाए, उसकी वजह से हमारे सर की कोई हड्डी या हमारे चेहरे की, जॉस की, नेक की, या हमारे ओरल, हमारे मुंह में किसी किस्म की कोई बोन ब्रेक हो जाए, तो उसको मैक्सिलोफेशियल सर्जन ठीक करने में अहम किरदार अदा करता है। अब चलते हैं हम डॉक्टर तलहा की तरफ, और उनसे सबसे पहले ये जानते हैं डॉक्टर तलहा, मुझे ये बताइए कि आपने डेंटिस्ट्री के शोबे का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है कि बहुत कम लोग इसको इस तरफ जाते हैं। क्यों, फैमिली में कोई और भी था आपके डॉक्टर? जी, मेरे वालिद साहब वैसे फिजिशियन हैं। अच्छा। और क्योंकि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ नवाबशाह, तो वहाँ पर एक तो ये फैसिलिटी इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी, ये वजह थी। और इसके अलावा मेरा एक ऐसा मसला था, जब मैं छोटा था तो उस वक्त मुझे कुछ मैं गिर गया था और मुझे ज़रूरत थी, तो वो फैसिलिटी, यस, तो वहाँ वो फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। तो बस मैंने उस वक्त वैसे ही एक सोचा था, तो मैं इंशाल्लाह डेंटिस्ट बनूंगा, तो फिर किस्मत ने बना भी दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, देखिए फ्री मेडिकल कैंप्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये कैसा ख्याल आया कि हमें डेंटल फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगाने चाहिए, इस बारे में? जी जी, देखिए असल में जैसा कि आपने बताया कि मेडिकल कैंप्स वगैरह होते हैं, डेंटल कैंप्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं होते। इसका ख्याल इस वजह से आया, देखिए आप ये देखेंगे कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि लोगों को अपनी ओरल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, मतलब उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे मुंह में कुछ गलत है और हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को पता है कि गलत हो रहा है, तो उसके पास दो चीज़ें हैं, या तो इलाज के पैसे नहीं है, ठीक है। अगर पैसे, यानी कि आपको मालूम है कि ये बहुत महंगी फील्ड है, ठीक है। अब महंगी फील्ड होने की वजह से गरीब आदमी इसको अप्रोच नहीं कर सकता,
अगर दूसरा, अगर जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर फ्री में इलाज होता है, वहाँ पर इतना गैर मेयारी ये इलाज है, या आपको मालूम है कि स्टरलाइजेशन इसमें कितनी इंपॉर्टेंट है, स्टरलाइजेशन का वहाँ ख्याल नहीं रखा जाता, जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो वहाँ पर पेशेंट को नहीं मिलता। दूसरी चीज़, अगर नंबर ऑफ पेशेंट की बात की जाए तो 10 लोग अगर घर में हैं तो 8 लोग लाजमी दांतों की बीमारी में मुब्तला होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हैं। लेकिन होता ये भी ना कि हमें अगर कुछ फील भी हो रहा होता है ना तो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, जब होगा देखी जाएगी, जब कराएंगे जाके, जी, ऐसा जी, नहीं है ना। जी, इस जी, हवाले से भी बताएंगे लोगों को बड़ी अर्ली स्टेज पे अपने कंटिन्यू अपने मुंह का मायना करते रहना चाहिए कि हमारी हेल्थ सही है। जी जी, इसलिए इसमें ये होता है कि हर 6 महीने में अगर आप महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को जो है वो आपको ज़रूर एक दफ़ा चेक करवाना चाहिए, ताकि उसमें ये होता है कि जो भी इश्यूज होंगे वो वहीं जल्दी ही ठीक कर लिए जाएंगे, वो किसी बड़े मसले की तरफ नहीं जाएंगे, दांत निकलने की तरफ या कोई भी आरसीडी की तरफ जाने से आपके दांत बच सकते हैं, मसले होने से बच सकते हैं, अगर हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को एक दफ़ा विजिट कर लिया जाए। तो उसमें ये था कि हमने ये महसूस किया कि जैसे अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची में तो फिर भी हॉस्पिटल्स हैं और इस तरह से और लोगों के सहूलियात हैं, लेकिन अगर आप इंटीरियर की तरफ जाते हैं, जैसे कि मैंने अपने उसमें बताया कि मैं नवाबशाह से ताल्लुक़ है, वहाँ पर जब मुझे किस का मसला पेश आया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, दैन मुझे हैदराबाद ट्रैवल करना पड़ा अपने इलाज के लिए। तो ये चीज़ एक शिद्दत से महसूस की और कि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमारा इस चीज़ का 2 मकासद थे, एक तो ये कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि ओरल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस पैदा करना, एंड देन उनके इश्यूज़ को हल भी करना कि उनको हमको ट्रीटमेंट भी वहीं पर, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट वहीं पर उनको प्रोवाइड भी कर सकें। तो इस वजह से ये ख्याल जी कैंप्स होने चाहिए। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर ताला ने हमें बताया कि हमारी ओरल हेल्थ का जिम्मेदार जो एक डेंटिस्ट होता है, यानी कि हम खुद अपने मुंह का जायज़ा लेते रहना चाहिए, क्योंकि इस वजह से कि अगर खुदा न खास्ता जो हमारी मुंह की जो कुदरती बनावट है इससे हटकर अगर कोई चीज़ हमें, कोई साइन, कोई निशान, कोई दाना नज़र आए और अगर वो 3 हफ्तों से ज़्यादा मुंह में मौजूद रहे तो फिर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली लोगों में इतनी ज़्यादा कोई डिजीज़ रहती नहीं है सिवाय डायबिटीज़ के मरीजों के, तो इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अब चलते हैं हम डॉक्टर मुज़म्मिल की तरफ और उनसे ये जानते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि जिस तरीके से आपने प्लास्टिक सर्जरी का बताया, फेशियल प्लास्टिक सर्जरी का बताया, कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से, तो आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो है माउथ कैंसर के हवाले से। ये बताइए कि माउथ कैंसर चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है हमारे पाकिस्तान में भी और इसके साथ साथ कराची में, तो ये माउथ कैंसर होता क्या है और किस वजह से होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ओरल कैंसर जो है अगर उसको साइंटिफिकली देखा जाए बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या होता है, तो उसमें में जो सेल्स होते हैं, में नॉर्मल जो इंसान के जो खलिए होते हैं उनकी जो न्यूक्लियस होता है उसमें जेनेटिकली चेंज आ जाता है और उसकी वजह से जो नॉर्मली हमारे जो हीलिंग प्रोसेस में जैसे सेल बनते हैं और एक स्टेज पे आके वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसमें ये होता है कि कंटिन्यूस उनका साइकिल चलता रहता है और जिसकी वजह से यानी ज़ख़म वो जो स्टार्ट होता है वो किसी स्टेज पे आके बंद नहीं होता और वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं कुदरती तौर पे कि जिसकी वजह से उसमें सेल्स जो हैं वो अपना सर्वाइवल बढ़ा देते हैं। वैसे तो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं लेकिन सर्वाइवल की उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और नॉर्मल बॉडी उनको डिटेक्ट नहीं करती और साथ ही साथ उनके साथ जो साइड में जो सेल्स होते हैं उन सभी को वो ख़त्म भी करते हैं, उनको यानी एक तरह का डिस्ट्रॉय कर लेते हैं स्ट्रक्चर को और इसके अलावा बॉडी के दूसरों हिस्सों में भी वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू करते हैं, तो जिसकी वजह से कैंसर जो है वो एक मौतमार बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये इसी हवाले से कि आपने जिस तरीके से कहा कि माउथ में कोई ज़ख़म हो और चूँकि ये बात मुशाहिदे में आती है कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं बेसिकली उनमें जो है ज़ख़म इतनी जल्दी हिल अप नहीं होते, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये कैंसर है या माउथ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकती है? देखिए, मैं टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन का कहूँगा कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कुछ अलामतें होती हैं जिनके बुनियाद पे मरीज़ जो है वो खुद समझ सकता है कि मेरे मुंह में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, जिसमें ख़ास तौर पे स्वेलिंग हो जाना, कहीं पे कोई गुठली बन जाना, लंप बन जाना, या जो है वो छाले होना, अल्सर होना, जो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर नहीं भर रहे और बज़ाहिर उनका कोई सबब नहीं है, यानी स्पेशली स्टार्टिंग में जब कैंसर होता है तो उसमें कोई भी दर्द वगैरह नहीं होता। तो ये इस तरह की अलामत है और इसको जो है वो अमूमन पेशेंट जो है वो लाइट ले लेते हैं कि मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, अपने
रोज़मर्रा के काम में वो बिज़ी रहते हैं उसी में, और वो टाइम नहीं करना, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी कोई इस तरह का अल्सर वगैरह हो जो मुंह में 2 या 3 हफ्ते में नहीं भर रहा, तो वो उनको लाजमी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं, वो ज़ख्म को देख के उसकी नौयत को समझ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह आपने कहा कि जख्म ना हिल हो रहा हो, तो अमूमन डायबिटीज़ के मरीजों में तो जख्म बड़ी देर से हिला होते हैं, तो वो फिर आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि जी जी बिल्कुल, डायबिटीज़ के ज़ख्म उनमें वाकई कम भरने की सलाहियत होती है, लेकिन ज़ख़म होने का सबब जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज़ अगर ट्रामाटिक होगा, यानी कि किसी का जो है वो गाल वगैरह जो है वो बाइट हो गया, जिसकी वजह से उसने काट लिया खाने में, तो वो जो ज़ख़म बनता है उसमें दर्द होता है जी, तकलीफ होने की वजह से वो डिफ्रेंशिएट हो जाने, या किसी का जो है वो वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से ज़ख़म, तो उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, बैक्टीरियल की डिफरेंट होती है, जिसकी बेसिस पे हम वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं उसमें। तो उसमें अगर मैं थोड़े और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि 2 से 3 हफ्ते में अगर नहीं भर रहा तो उसमें लाजमी बायोप्सी करवानी चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर पिक होगा तो उसका जो है वो ट्रीटमेंट अच्छा हो सकेगा। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर मुज़म्मिल ने हमें ये बताया कि कोई भी मुंह में ज़ख़म अगर 3 हफ्तों से ज़्यादा मौजूद रहे तो हमें उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, इस हवाले से कि हमें होशियार होना है कि डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली लोगों के ज़ख़म मुंह में ठीक हो जाते हैं, या तो डायबिटीज़ के जो ज़ख़म होते हैं वो हिलाप होते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन अलग होती है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर माउथ कैंसर की तरफ जा रहा है आपका केस, तो आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर को दिखा दें तो वो बहुत जल्दी ट्रीट भी हो जाता है और आपको मज़ीद फैलने से और तकलीफ़ों से बचाता है। हम चलते हैं डॉक्टर तलहा की तरफ और उनसे मज़ीद सवाल जानते हैं कि डॉक्टर तलहा, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आप मुख्तलिफ शहरों में कैंप्स लगाते हैं और इसके साथ साथ आपकी जो टीम होती है कितने लोगों के मुश्तमिल होती है और वहाँ की कैसी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, वहाँ रिहाइश, खाना पीना या पेशेंट्स की जो ना लुक आफ्टरिंग के हवाले से मुझे बताइए। हाँ कैंप्स की अगर बात की जाए तो हमने कराची से 2019 में इसका आगाज़ किया था। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नवाबशाह, सकरन और ठट्ठा है, इसके अलावा थर है, जैकमाबाद है, लाड़काना है, खैरपुर है, इसके अलावा जो है वो KPK में मानसेरा है, इसके अलावा जो हमने कश्मीर में जो है पूरे कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह कैंप्स किए हैं, बलूचिस्तान में बेला वगैरह में कैंप्स किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल पाकिस्तान में ये कैंप अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप्स कर चुके हैं। इसके अलावा जब यहाँ से हम जाते हैं तो तकरीबन 15 लोगों पर मुश्तमिल हमारी टीम होती है, जो कि क्योंकि आपको मालूम है कि अगर वहाँ जब जाते हैं तो तकरीबन एक दिन में हम तकरीबन 500 पेशेंट डील करते हैं, तो उसके लिए उतनी बड़ी हमें टीम की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप एक मेडिकल कैंप कर रहे हैं, मेडिकल कैंप में आपने जस्ट एक प्रिस्क्राइब करनी है मेडिकेशंस, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगता या इतना ज़्यादा टायरिंग नहीं होता। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, अगर आपने दिन डायग्नोस भी करना है, ट्रीटमेंट भी देना है, ट्रीटमेंट में एक पेशेंट के ऊपर आपको कम अज़ कम भी आप जाएंगे तो आधा घंटा लगना है। बिल्कुल, तो इस हिसाब से इतने बड़े क्राउड को डील करने के लिए 15 कम अज़ कम वो हमारी ज़रूरत होती है। ये जो मुख्तलिफ शहरों में टीम्स आपकी साथ जाती हैं, तो कितने दिन तक अमूमन कैंप्स लगाते हैं? जी, इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल एक टूर के लिए निकल रहे हैं सिंध के लिए, तो उसमें मुख्तलिफ शहरों का इंतखाब करते हैं। एक शहर में कम अज़ कम 2 दिन का हम कैंप करते हैं, कहीं ज़रूरत होती है तो 3 दिन का भी करते हैं, क्योंकि एक दिन के कैंप में इतने बेहतर हम मेरे ख्याल में लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि अमूमन मेडिकल कैंप्स होते रहते हैं तो लोगों को पता होता है, डेंटल कैंप क्योंकि अमूमन होते नहीं है। तो अब आपने जैसे तशहीर कर दी, लेकिन अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि डेंटल कैंप में होना क्या है, ट्रीटमेंट क्या होना है। तो पहले दिन ये होता है कि क्या करेगा, क्या कुछ ट्रीटमेंट मिलना है नहीं मिलना है, या जस्ट वही टूथपेस्ट वगैरह दे देंगे। तो अब होता है ऐसा, जब हम जाते हैं पहले दिन, जैसे कि अगर 200 पेशेंट आए, 300 पेशेंट आए, देन नेक्स्ट डे पर 600, 800 पेशेंट इतने होते हैं, क्योंकि वो जाकर बताते हैं कि जो वहाँ पर कैंप हो रहा था उस कैंप में ये ट्रीटमेंट वहाँ हमें मिल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी एक दिन में ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं वहाँ पर, वो तमाम ट्रीटमेंट्स जो हैं वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें स्केलिंग्स हैं, एक्सट्रैक्शंस हैं, फिलिंग्स हैं, एक्सरेज हैं, मेडिकेशंस हैं, इवन के रूट कैनाल भी हम प्रोवाइड करते हैं। और प्रोसेस यानी कि जो दांत लगाने का अमल है वो भी वहाँ हम कैंप्स में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ कैंप्स में करते हैं। सारे लोगों की टीम आपकी जाती है, तो रिहाइश का, खाने पीने का, ये सब कैसे इंतजाम होता है? अल-मुस्तफ़ा का अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये एक नेटवर्क है
तो वहाँ पर लोकली जो हमारे कारकुनान होते हैं वो इस चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ से मुस्तफ़ा की जो टीम जा रही होती है वो ट्रैवलिंग और वो ट्रीटमेंट वगैरह वो सब उनकी ज़िम्मेदारी होती है। फिर वहाँ पर जो लोकल हमारे ज़िम्मेदारान होते हैं, कारकुनान होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी जो है वहाँ पर हमें ठहराना और खाने वगैरह का जो इंतज़ाम होता है, और बखूबी उनकी मदद की वजह से ही ये इतना आसान हो जाता है। अदरवाइज़ क्योंकि एक या देखिए कि जब हम यहाँ से जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर इंटीरियर से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो कराची से लोग जा रहे हैं, सब लोगों को एक लैंग्वेज बैरियर आता है, हम केपी के जा रहे हैं, वहाँ इंग्लिश, तो वहाँ के लोकल जो हमारे कारकुनान हैं, दोस्त हैं, उनकी वजह से ये बहुत आसान हो जाता है कैंप्स करना। वरना अदरवाइज़ ये अकेले अगर हम यहाँ से जाएँ तो बहुत डिफ़िकल्ट एक ये इसमें ये होता है कि इस तरह से काफ़ी लोग हमसे रब्ता करते हैं, तो हम देन जो अलमुस्तफ़ा की मैनेजमेंट है हम उनसे कहते हैं कि आप उनसे बात करें, ताकि वो एक इजी हो जाता है डील करना कि आप क्या ज़िम्मेदारी, वहाँ पे लोग जो हम जा रहे हैं वो क्या ज़िम्मेदारी लेंगे, यहाँ से जो टीम जा रही है उनकी क्या ज़िम्मेदारी होगी। तो देन फिर ये होता है कि जो हमारी टीम के मोइन अहमद साहब हैं वो ही तकरीबन इन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। तो जो भी इसी तरह करते हैं, हाँ, टीम को मतलब वैसे लीड करते हैं, लेकिन जब यहाँ इस तरह की मैनेजमेंट की कुछ बात आती है तो मोइन अहमद साहब जो हैं वो फिर इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। नाज़रीन, बात क्या है कि जिस तरीके से हमें डॉक्टर तला ने बताया कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के जो मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स हैं और मुख्तलिफ शहरों में इनके जो यूनिट्स हैं, वहाँ के लोग यहाँ के लोग मिल के कैंप्स अरेंज करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ऐसी जगहों पे ज़्यादा करें जाके विलेज के पीपल्स हैं जो तालीम से, इल्म से बहुत दूर हैं और जिन्हें नहीं मालूम होता कि उन्हें अगर कोई तकलीफ मुँह में हो गई तो वो किस तरीके से उसको ठीक करना है, किस डॉक्टर के पास जाना है। तो इस हवाले से अगर आप लोगों को जब ये कोई अवेयरनेस प्रोग्राम पता चला करें तो लोगों को ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि ये एक सदका जारिया भी है। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें डिटेल से बताया है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर तलहा खिजरी, जो डेंटिस्ट्री के हवाले से बड़ी डिटेल से हमें बता रहे हैं। आपके और हमारे दरमियान छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में और आज डेंटिस्ट्री के हवाले से हम बहुत कुछ जान रहे हैं। डॉक्टर तलहा हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर मुजम्मिल। अब डॉक्टर मुजम्मिल, आपकी तरफ मैं आती हूँ तो अब ये आपसे सवाल करूँ कि जो ये माउथ कैंसर है ये पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, खासकर हमारे पाकिस्तान में और स्पेशली कराची में, तो इस हवाले से बताइए कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसके साथ साथ कि हम इस कैंसर से बचना कैसे। देखिए, मैं आपका इस सवाल है कि कैसे बच सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो पान चाल या गुटखे का इस्तेमाल या तंबाकू किसी भी शक्ल में, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारी सेहत के लिए। तो उसके लिए बचने का बस यही तरीका है कि आप उसको जो है वो अवॉइड करें, इनको इस्तेमाल ना करें। और दूसरा ये कि यहाँ पे मैं एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगा, जो अमूमन हमने पेशेंट से ही देखा है कि वो आके मिसाल देते हैं कि हमारे तो आबाओ अजदाद या दादा दादी, नाना नानी वो खाते रहे सारी ज़िंदगी, उनको तो कुछ भी मसला नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं एक और चीज़ कहूँगा कि आजकल जो है वो ज़हर में भी मिलावट है। तो इसकी वजह से जो है वो जो हमारे पास जो वो चीज़ें हैं जिनकी स्टार्ट तो एक हुआ था उसके बेनिफिट के लिए, उसके लिए यूज़र, लेकिन अब उसमें इतनी मिलावट हो गई है कि वो अपना असर बहुत तेज़ी से दिखाते हैं। और मैंने जो अनफॉर्चुनेटली सबसे कम उम्र में जो पेशेंट देखा है ओरल कैंसर का, उसकी 16 साल उम्र थी। और हालांकि ओरल कैंसर या कोई भी कैंसर जो है वो ओल्ड एज डिजीज़ कंसीडर की जाती है दुनिया में, लेकिन हमारे पास जो है वो बहुत ही यंग में, अर्ली 30s में जो है वो पेशेंट्स आ रहे हैं, 20s में आ रहे हैं। और अभी भी मैं कहूँगा एक, और रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले एक पेशेंट ऑपरेट किया है जिसकी एज जो है वो 25 ईयर्स है। तो इससे आप जो है वो समझते हैं, यानी कि पूरी उसकी जो है वो चंद ये इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। और उसमें नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल हमें बता रहे हैं कि हमें कैंसर से बचना भी कैसे है और कैंसर की वजह से बहुत तेज़ी से अमवात में इजाफा हो रहा है। बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमें खुद भी अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। अब डॉक्टर तला से इस हवाले से जानते हैं कि क्योंकि ये कैंप्स मुख्तलिफ शहरों में लगाते हैं, स्पेशल डेंटल कैंप्स, क्योंकि मुख्तलिफ डिजीज़ के कैंप्स तो हम सुनते आ रहे हैं और मुख्तलिफ डिजीज़ के कैंप मुख्तलिफ शहरों में लगाए जाते हैं, लेकिन डेंटल कैंप्स बेसिकली क्या होते हैं, कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं करती, बिकॉज क्योंकि उसके इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं और उनको स्टरलाइजेशन का प्रोसेस बड़ा महंगा है और ये इलाज भी महंगा है। तो इस हवाले से भी डॉक्टर तला से जानते हैं। जी डॉक्टर तला, सवाल तो आपने पूरा सुन ही लिया डेफिनेटली, अब आप मुझे जवाब बताइए। अच्छा, इसकी
स्पॉन्सर की बात की जाए तो स्पॉन्सर तो जाहिर है उसकी हवाले से हमें कोई स्पॉन्सर नहीं करता। अल-मुस्तफ़ा ही तमाम जो खर्चे हैं वो अल-मुस्तफ़ा ही बर्दाश्त करता है। स्टरलाइजेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे अगर हमने कराची में कैंप कर रहे हैं, कराची में तो संडेस कैंप ही कर रहे होते हैं और एक दिन का कैंप होता है, तो हमारे पास इतनी इन्वेंट्री होती है कि हम अगर एक दफ़ा स्टरलाइज करके यहाँ से ले जाएं तो हम 200-250 पेशेंट आराम से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, सिंध ट्रैवल कर रहे हैं, पंजाब ट्रैवल कर रहे हैं, केपी के ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने साथ ऑटोक्लेव लेके जाते हैं। ऑटोक्लेव लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए ड्यूरिंग कैंप्स भी हमें रोक कर जो है वो स्टरलाइजेशन साइकिल्स को जो है वो चलाना पड़ता है, इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब होने के बावजूद भी। तो ये होता है कि जैसे कि जब कैंप ख़त्म हुआ तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उन सबको क्लीन करके, जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं उनको डिस्पोज करते रहते हैं, जो ऑटोक्लेवेबल होते हैं उनको ऑटोक्लेव करते हैं। देन नेक्स्ट डे कैंप स्टार्ट होता है। देन कैंप के दरमियान में जब हमें महसूस होता है कि अभी नंबर ऑफ़ पेशेंट काफ़ी है और इंस्ट्रूमेंट्स कम होते जा रहे हैं, देन फिर जो हमारी स्टरलाइजेशन पे जिस टीम की ड्यूटी होती है, देन फिर वो अपना काम इस हवाले से करती है। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पे जैसे आपने डेंटल कैंप लगाया और मुख्तलिफ कंपनीज के लोग या मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के लोग अगर चाहते हैं आपके थ्रू स्पॉन्सर्ड करवाना लगवाना आपकी हेल्प के साथ, तो क्या क्या करना होगा पब्लिसिटी के लिए या वहाँ की रिहाइश के लिए, लोगों के लिए, टीम के लिए, ये सब कैसे मैनेज होता है? अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह परचेज़ किए हुए हैं और मटेरियल वगैरह भी ऐसा होता है कि अल-मुस्तफ़ा वो कर लेता है। जो लोकली अगर लगवाना चाहते हैं उनकी जो जिम्मेदारियों में आता है वो होता है कि जो हमारी 15 रुकनी या उससे ज़्यादा या उससे कम की जो टीम आ रही है उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करना होता है, जो पब्लिसिटी है वो उनके ज़िम्मे होती है, जो हमारा खाने पीने का इंतज़ाम होता है वो उनके ज़िम्मे होता है, और कैंप के दौरान में जो थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट वगैरह और सब चीज़ें जो होती हैं वो उनके ज़िम्मे होती हैं। नाज़रीन, हम बात कह के जो हम तल्ला से जानते हो रहे हैं, लेकिन ये चूंकि मुख्तलिफ शहरों में कैंप्स लगाते हैं तो इस बहाने इनकी आउटिंग भी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा बड़ा प्यारा वतन पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत बनाया है। लेकिन चूंकि आउटिंग की तो मैं आपसे मजाक में बात कर रही हूँ, लेकिन हकीकत क्या है कि ये मेडिकल की जॉब जो है बेसिकली खिदमत खल्क भी सर अंजाम देते हैं, तो इस हवाले से भी हम जानते हैं। अच्छा डॉक्टर मुजम्मिल, आप ये बताइए कि लोगों में एक मिस कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हम अगर किसी डिजीज़ का शिकार है, हमारे मुंह में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर बायोप्सी लिख देता है। जी बिल्कुल। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो या कोई भी मेडिसिन वगैरह भी दें तो वो कॉम्प्लिकेशन के बगैर या साइड इफ़ेक्ट्स के नहीं होता। लेकिन जहाँ तक सर्जरी की अगर बात की जाए जो ओरल कैंसर के लिए होते हैं, तो उसमें ये है कि वो आपके पेशेंट का जो डिफेक्ट बनता है उससे रिलेटेड है या कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है जिसको काट के निकाला जाता है, तो वो कॉम्प्लिकेशन उससे रिलेटेड होती हैं। जैसे कि आपका जो है वो चीक अगर के उसमें जो है वो आ रहा है प्रॉब्लम, तो उस पेशेंट का जो है वो अगर डिफेक्ट वो बड़ा होगा तो उसमें जो टिश्यू लगाया जाएगा रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आते हैं पेशेंट को। ऐसे ही जबड़ा जो है अगर वो काटना पड़ता है तो उसके हिसाब से उसके जो है वो दांत वगैरह जो हैं वो लॉस हो जाते हैं और ज़रूर चेहरे पे कुछ स्कार वगैरह भी आते हैं। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि आप अर्ली स्टेज में अपने जो हैं वो, जैसे पहले भी मैंने कहा, अगेन मैं रिपीट करूंगा कि 2 से 3 हफ्ते में आप बायोप्सी करवा लें, क्योंकि बायोप्सी जो है वो हमें बताती है कि ज़ख़म किस तरह का है। लाजमी नहीं है कि बायोप्सी अगर की जाए तो वो कैंसर ही हो। अगर बायोप्सी करवा ली तो कैंसर ना भी होगा तो हो जाएगा। एक इस हवाले से जरा सा प्लीज क्लियर बताइए। सुना अगर आप, मैंने लोगों की जो कमेंट्स हमारे आपकी पास आते हैं आइडिया हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, और लोग तो जो हैं वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास आते हैं कि हम पान चाल या गुटखा हमने छोड़ा है तो उसके बाद कैंसर हो गया है। तो लोगों के ये जो मिथ्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही इतने पॉपुलर हो चुके हैं और उसको पेशेंट सीरियस भी लेते हैं, अच्छा डॉक्टर, जिसकी वजह से जो है वो उसमें जो है वो लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं, और हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटा सा पीस बायोप्सी में लिया जाता है। अभी जब तक कीमो स्टार्ट नहीं हुई थी और ये रेडियोथेरेपी स्टार्ट नहीं हुई थी हम ठीक थे, इसके बाद से हम वीक हो गए, मर जाएंगे। एक्चुअली इस पे अगर मैं ओरल कैंसर के हिसाब से बताऊं तो ओरल कैंसर में बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जरी है, और स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर इस पे थोड़ी डिटेल में बात करें तो ओरल कैंसर अगर स्टेज 1 और 2 है तो उसमें जस्ट सिंगल मॉडेलिटी यानी कि सर्जरी या रेडियोथेरेपी से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि वो स्टेज उसकी जो है वो साइज पे बेस्ड होती है या स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व है, तो उसमें अगर स्टेज 1 या 2 है तो उसमें जस्ट सर्जरी करने से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता पेशेंट का। लेकिन रेडियोथेरेपी अगर उस स्टेज पे दी जाती है
तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, जो बाद में भी पेशेंट के साथ सारी ज़िंदगी रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो इसीलिए पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो हैं वो पहले सर्जरी करवा लें, फिर आपकी स्टेज 1 हो या 2 हो, आप सर्जरी आपके लिए ज़्यादा बेहतर। लेकिन अगर स्टेज 3 और 4 हो जाएगी तो उसमें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो पेशेंट अगर चाहता है कि मेरी बीमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, यानी कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो, तो उसके लिए पेशेंट को बाद में सर्जरी के बाद कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी में जाना बहुत ज़रूरी होता है बाद में भी, यानी कि उसका हाफ ट्रीटमेंट सर्जरी है, हाफ ट्रीटमेंट रेडियोथेरापी कीमोथेरापी है। हाँ, वो उसमें जो अगर कोई ब्रेमेंट्स हैं वहाँ पे से, तो उसको जो है वो ख़त्म किया जाए, तो उस पेशेंट को निस्बतन ज़्यादा तकलीफ आती है उस चीज़। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों में जो है खौफ भी होता है, ये बात भी है, लेकिन चूंकि देखें जो क्लेफ्ट लिप्स एंड क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे होते हैं, यानी पैदाइशी तौर पे होठ कटे तालू कटे, एक मैं नाज़रीन को इस हवाले से बताना चाहूँगी। नाज़रीन, बात क्या होती है कि जिस घर में अगर पैदाइशी तौर पर होठ कटे तालू कटे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी सर्जरीज में मैक्सिलोफेशियल सर्जन का क्या किरदार होता है, वो भी हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन कंटिन्यू सर्जरी कर रहा है तो वो कितने सेशंस में होती है, या फिर आप मतलब पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करते हैं? देखिए, मैक्सिलोफेशियल सर्जन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें रोल है, क्योंकि एक्चुअली मैक्सिलोफेशियल सर्जन की जो ट्रेनिंग और जिस तरह का उसका पीछे से बैकग्राउंड होता है, वो सारा ओरल कैविटी और दांतों से रिलेटेड है। अनफॉर्चुनेटली क्लेफ्ट लिप पैलेट वाला जो पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलता है अप टू इट्स पबर्टी, यानी कि उसके जवान होने तक जो है वो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट हो रहा होता है। उसमें जैसे कि क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट लिप का जो है वो एज अर्लियर जैसे पॉसिबल होता है पेशेंट के लिए उसके रिपेयर किया जाता है, वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन कर सकता है, प्लास्टिक सर्जन भी कर सकता है। तो वो दोनों चीज़ें यानी दोनों के अंडर में आ जाती हैं। उसके बाद पैलेट जो है वो रिपेयर कर सकता है, वो तकरीबन जो है वो 2 इयर्स के एज पे होता है। उसके बाद जब उसके दांत आना शुरू होते हैं, स्पेशली जो क्लेफ्ट में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें वहाँ पे बोन ग्राफ्टिंग करनी होती है कि ताकि वो दांत सीधे आएँ। वहाँ पे जो है वो यानी कि एक डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाता है। तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है वो बीडीएस से यानी डेंटल सर्जरी से मैक्सिलोफेशियल का बैकग्राउंड होने की वजह से उसको इस चीज़ का ज़्यादा पता होता है, या उसकी इम्पोर्टेंस क्या, उसके ज़्यादा नॉलेज है कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके जी 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 सॉरी आई थिंक जी जी उसके अलावा जो है वो उसके बाद जो है कि दांतों की जो अलाइनमेंट रिक्वायर्ड होती है, वो अलग एक स्पेशलिटी है ऑर्थोडोंटिक्स। तो वो भी उसमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग एक जो होती है फॉर द पेशेंट बेनिफिट, उसमें डेंटिस्ट हो, ऑर्थोडोंटिस्ट हो, या जो है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन, उनकी क्योंकि सेम बैकग्राउंड पीछे से होने की वजह से वो ज़्यादा एक दूसरे को बेहतर वे में अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा जब एक पेशेंट की ग्रोथ होना और बढ़ता है आगे, तो उसके बाद उसकी जो है वो डिस्क्रिपेंसी आ जाती है जाज की अलाइनमेंट में, क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट का आप सभी ने इसका मुशाहिदा किया होगा कि उन पेशेंट का अपर जा जो है वो पीछे होती है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें जो है वो उसको सर्जरी करके उन जाज को आगे लाना, या जो है वो नीचे वाले जबड़े को पीछे लाना, ताकि एक फेशियल प्रोपोर्शंस नॉर्मल आए और एक उसकी एक नॉर्मल लुक आए। वो भी टोटली रोल जो है वो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन का है। तो इसीलिए जो है वो काफ़ी हद तक, और जैसे अब तो कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो भी फेशियल एंड मैक्सिलोफेशियल ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के अंडर के आने की वजह से वो एक बेटर वे में पेशेंट के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता है और उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको बेनिफिट दे सकता है। ठीक है। और नदीगन, बात क्या है कि मैं हमेशा इस चीज़ का तस्करा करती हूँ कि जब भी कोई आगाही का प्रोग्राम देखा करें और उन लोगों को जो तालीम से दूर हैं, उनके पास इतने सोर्सेज नहीं होते कि वो इन चीज़ों को देख सकें, या हमारे विलेज के पीपल्स या हमारी घर की मेड्स या हमारे ड्राइवर्स, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें तालीम की कमी होती है और वो इस चीज़ को नहीं समझते। जब भी कोई आगाही का प्रोग्राम देखा करें तो नेकी का इरादा करते हुए लोगों को ज़रूर बताया करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। और आपके और हमारे दरमियान सेहत ज़िंदगी में छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और हमारे साथ डॉक्टर तलहा खिज़री और डॉक्टर मुज़म्मिल मौजूद हैं जो डेंटिस्ट्री के हवाले से वो जो आपको डिटेल से बता रहे हैं कि हमारी ओरल हेल्थ जिसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। सबसे पहले कि हमें अपने मुंह के अंदर का जायज़ा लेना है, मुआयना करना है कि जो कुदरती बनावटें से हटकर कोई भी साइन, कोई भी निशान, कोई भी दाना या कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा नज़र आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई तकलीफ इब्तिदा होना चाह रही है तो वो वहीं रुक जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर तलहा ये बताइए कि जिस तरीके से आपने ट्रीट किया बहुत सारे लोगों को, और अगर आपको ये लगता है क्योंकि कि ये जो पेशेंट है इसको एक सेशन में नहीं ट्रीट किया जा सकता, तो मजीद आप क्या कर दें? क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये कर लेंगे, उसको आप अपने हेड ऑफिस का पता दें कि वहाँ पर आकर वो पेशेंट कंटिन्यू ट्रीट करवाए जब तक उसका इलाज ना हो जाए? अच्छा, इसमें देखिए वैसे तो तकरीबन ये ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हम वहाँ पे जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो तो वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि कुछ प्रोसेसेस के ट्रीटमेंट आ जाते हैं, जैसे कि क्राउन लगाना है, पोर्सलेन क्राउन लगाना है, या कह इम्प्लांट लगाना है। ये प्लांट और टॉन क्या होता है, हमारा आवाम को ज़्यादा पता है। मैंने बताओ डेंटिस्ट बोल क्या जी जी जी। जिस तरह से रूट कैनाल हो जाता है, रूट कैनाल के बाद आप उसके ऊपर जो हाँ कैपिंग करते हैं उसको क्राउन कहते हैं। तो वो क्योंकि एक दो दिन में बनना वहाँ पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा इम्प्लांट है। इम्प्लांट ये होता है कि जहाँ से दांत निकलता है वहीं पर हड्डी में स्क्रू डालकर वहाँ पर वो दांत लगाया जाता है। तो वो भी एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, तकरीबन उसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो वो एक तो बहुत ज़्यादा महंगा भी है और उसको मैनेज करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपने अगर वहाँ किसी पेशेंट को मिसाल के तौर पर लाड़काना में इम्प्लांट लगा दिया, देन आप कराची आ गए, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो, जो भी चीज़ों, फिर वो उन चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए कोई नहीं होता। तो इस तरह की आई थिंक ये दो ही चीज़ें ही हैं जो कि हम कैंप पे नहीं कर पाते। अदरवाइज जैसे कि एक्सरेज हैं, मेडिकेशंस हैं, स्केलिंग्स हैं, फिलिंग्स हैं, रूट कैनाल्स हैं और एक्सट्रैक्शंस हैं, तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम जो एक बेसिक ट्रीटमेंट है डेंटिस्ट्री का वो हम कैंप में कवर कर रहे हैं। और जहाँ तक नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की बात की जाए तो तकरीबन 30,000 के अराउंड अभी तक जो है ना हम पेशेंट जी भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो पेशेंट्स हैं वो डायग्नोस कर चुके हैं और ट्रीट कर चुके हैं। ये करते हैं कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर उनका ऐसे जैसे मल्टीपल कैरियस टूथ हैं, उसका फुल माउथ रिहेबिलिटेशन होनी है। अब 2 दिन में ज़ाहिर है हम तमाम दांतों की तो रूट कैनाल और तमाम दांतों की कैपिंग वगैरह ये सब नहीं कर सकते। देन अगर हम जैसे कि वहाँ पर मैंने बताया कि हमारा पूरा नेटवर्क है, तो वहाँ पर जो दोस्त होते हैं वो मशवरा दे देते हैं कि यहाँ पर फलां डेंटिस्ट है, जो कि हाँ बता देते हैं। तो फिर हम पेशेंट को बता देते हैं कि आप यहाँ कर इसी शहर में ही आपका ये ट्रीटमेंट हो सकता है, वहाँ से रब्ता कर लें। लेकिन अगर वहाँ पे कोई अताई डॉक्टर है जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम उनको बता देते हैं कि आप यहाँ नहीं फुला इलाके में जाकर, क्योंकि वो उन एरिया के को जानते होते हैं, वो हमें बता देते हैं कि नहीं फुला शहर में यहाँ से इतना दूर है, यहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे सिंध में होते हैं तो सिंध में तो क्योंकि ट्रैवल करना ईजी है, कराची के लिए हम बुला लेते हैं, तो जो सिंध के लोग होते हैं उनको बुला लेते हैं। लेकिन जैसे कोई हम ऐसे इलाके में गए हुए हैं और ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि लोकली नहीं हो सकता, देन फिर हम उनको यही कहते हैं कि आप हमारे हेड ऑफिस आएँ और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो फिर आते भी हैं और उनको फिर हम यहीं पर ट्रीट करते हैं। और नाज़रीन हम मेरे प्रोग्राम का अख्ताम होने ही वाला है, तकरीबन डॉक्टर तलहा से एक सवाल करते हैं और इससे मैसेजेस भी लेते जाएंगे। डॉक्टर तलहा, मुझे आप ये बता दें कि हम अपने दांतों की, मुंह की, जॉस की सेहत के लिए कौन से ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से वाइटामिन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है? इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि ब्रश जो हम करते हैं वो दिन में कितनी बार करते हैं और मिसवाक का क्या तरीक़ाकार है? देखिए, ओरल हेल्थ का वैसे सबसे ज़्यादा जो ताल्लुक़ है वो सफाई से ज़्यादा है, सफाई से ज़्यादा है। अगर सफाई की बात करें हाँ तो बताएं कि एक बंदे को दिन में कितनी बार ब्रशिंग करनी चाहिए? जी हाँ, वैसे तो देखिए जो ब्रश है वो दिन में आपको 2 दफ़ा करना चाहिए। एक दफ़ा जो है वो सुबह में और एक दफ़ा रात में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इसके अलावा जो है खाने पीने के फ़ौरन बाद कुल्ली करने की आदत जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो बनाएं। इसके अलावा जो है वो दांतों के दरमियान में जो है वो जब खाते पीते हैं तो खाना फंस जाता है, तो उधर की सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई के साथ फिर सेकंड फैक्टर्स आते हैं खाने पीने के, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से मसूड़ों की बीमारी हो जाती है। जी हाँ, ये सब चीज़ें खाना पीना, अच्छा खाना पीना ये ज़रूरी हैं, लेकिन ये ट्रिगर करते हैं फैक्टर को, एक्चुअली फैक्टर्स नहीं होते। एक्चुअल जो फैक्टर्स हैं वो आपके मुंह में जो प्लाक वगैरह सफाई ना करने की वजह से जमा हो जाता है, वो है। अच्छा, अब ब्रश के साथ जो लोग अगर मिसवाक करते हैं
तो मिसवाक का भी ये है कि मिसवाक आप ऐसा नहीं है कि आपने आमतौर पे ये आप सुना होगा कि 5 टाइम जो है नमाज के वक्त मिसवाक करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हुए, घर से बाहर जाते हुए, सोने से पहले, किसी से बात करने से पहले मिसवाक किया करते थे। यानी कि इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़रूरी है मिसवाक की, तब जाकर आप उस सेहत को पा सकेंगे। इसके अलावा क्योंकि अब हमारी ग़िज़ाएँ कुछ इस तरह की हैं, पहले अगर आप बात करें तो बिल्कुल सिंपल एक ग़िज़ा होती थी, अब जो है हमारी ग़िज़ाएँ थोड़ी मुख्तलिफ हैं, हमारी ज़िंदगी का जो है वो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह से आप अगर तमाम करें भी तब भी आप ये कहूँगा कि मैं अचीव नहीं कर सकते ओरल हाइजीन को। इसलिए आपको हर 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग यानी कि मसूड़ों की सफाई ज़रूर करा लेनी चाहिए। नाज़रीन, डॉक्टर तला ने हमें जिस तरीके से बताया कि हमें अपनी मुंह की सेहत के लिए और अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखना है, क्योंकि देखें बात क्या होती है कि हमारा अगर मुंह सेहतमंद है, हम जो ग़िज़ाएँ खाते हैं वो जाकर हमारे जिस्म को लगती है, तो इसके बाद हमारा जिस्म भी सेहतमंद है। हमें अपनी मुंह की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर तला ने बताया कि 2 बार ब्रश करें, एक सुबह में करें, रात में करें, और भले आप मिसवाक भी इस्तेमाल करें लेकिन उसके भी 2-3 बार करना ज़रूरी है। और हम अपने डॉक्टर से मैसेज लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम इख्तिताम होगा। डॉक्टर साहब, मुझे आप मैसेज देते चलें, बस 2 मिनट का मैसेज जी इस हवाले से। जी, थैंक यू वेरी मच। मैम, अपने नाज़रीन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपका चेहरा आपकी पहचान है, तो इसीलिए उसका ख्याल रखें और उसको डैमेज होने से बचाएं। अगर आपका चेहरा नहीं रहेगा तो आपकी ज़िंदगी अधूरी रहेगी। ठीक है। और डॉक्टर तला से भी मैसेज लेते जाते हैं। जी डॉक्टर तला, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अपनी मुंह की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी मुख्तलिफ अहादीस के ज़रिए बार बार जो है मुंह की सफाई की तलकीन की है। मिसवाक की जहाँ भी अहादीस है उनका असल मकसद मुंह की सफाई का ख्याल रखना है। इससे आप मतलब मैं आमतौर पे ये मिसाल देता हूँ, अगर आपके घर के बाहर अगर कचरा जमा है तो जो भी घर में दाखिल होगा वो उस कचरे के साथ ही घर में दाखिल होगा। मतलब आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो यहीं से जा रहा है। तो बस अपनी सब मुंह की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जनाब, दोनों डॉक्टर्स ने मैसेज दिए और ये अवेयरनेस मैसेज हैं, इनको खुद भी याद रखें, इन पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं ताकि उनकी भी ओरल हेल्थ अच्छी हो। नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।